2024 में क्या कनाडा आना सही है? अगर एक लाइन में मुझे इसका आंसर देना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें बहुत सारे एस्पेक्ट में इस मुद्दे को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन में आ पाएंगे कि कितना सही कितना गलत। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे हाउसिंग क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना कि कनाडा हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहा है। तो क्या है ये क्राइसिस और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा, सारी की सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। We need to make a link between the number of homes built and the number of people we invite as new Canadians. Amid a housing affordability crisis, we'll keep. We're helping you save up to buy a home, but we know there's lots more to do. हमारे वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें यह समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्राइसिस का मतलब क्या है। क्राइसिस यानी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसे हमारे अटेंशन की सख्त जरूरत है। आसान भाषा में समझना चाहे तो ये सारा का सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। यानी कि जितने हाउसेस की डिमांड कनाडा में है उतने हाउसेस कनाडा के पास नहीं है और इवेंचुअली हाउसेस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर कैनेडियन हाउसिंग मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ना सिर्फ घर की प्राइस पर जो रेंट दे के रह रहे हैं तो उस रेंट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शायद यही एक मेजर रीज़न रहा होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल जीआईसी की अमाउंट दुगनी कर दी है। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता जीआईसी का मतलब क्या है, तो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने आना चाहता है उन्हें कैनेडियन बैंक के अंदर एक अमाउंट, एक फंड देना पड़ता है और उसी फंड को हम आने वाले समय में हमारे खर्चे के लिए यूज कर पाएं। तो 2024 से उस फंड की रकम 10,000 कैनेडियन डॉलर से बढ़ाकर 20,600 कैनेडियन डॉलर कर दी गई है, बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए। January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned. तो अब सवाल ये आता है कि कनाडा ऐसी सिचुएशन में आया कैसे। कुछ लोगों की माने तो ये लोग मानते हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट है, यानी कि कोरोना के बाद जो रिसेशन है उसकी वजह से ये सिचुएशन में कनाडा आया है। बहुत ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इमिग्रेशन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि और इसके पीछे उनका रीज़न भी ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ही बोला है कि वो हर साल अपनी पॉपुलेशन 500,000 के ग्रोथ से बढ़ाने वाली है। यानी कि इमिग्रेशंस आते रहेंगे, हाउसेस उतने अमाउंट में होंगे नहीं तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। पर अगर हमें इसके रूट कॉज में जाना है तो हमें पूरा का पूरा बहुत सालों पीछे जाना पड़ेगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1930s में। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे सर लियोन विलियम मैकेंजी किंग, उनका एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि सम कंट्रीज हैज टू मच हिस्ट्री बट कनाडा हैज टू मच ज्योग्राफी। तो ये सेंटेंस यहाँ पर कोट करने का मेरा इंटेंशन ये था कि ज्योग्राफी यानी कि कनाडा के पास बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी है, लैंड बहुत ज़्यादा है और यही ज्योग्राफी कनाडा की इकोनॉमी के बैकबोन है। कनाडा की सारी इकोनॉमी सदियों से ज्योग्राफी के इर्द गिर्द ही घूमती आई है। यानी कि कनाडा के पास ऑब्वियस सी बात है, लैंड ज़्यादा होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हिस्टोरिकली बात करें तो कनाडा फर ट्रेड से अपनी इकोनॉमी चलाता था। अब फर ट्रेड क्या है, तो फर ट्रेड यानी कि जो जानवर की जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, उसके ट्रेड से पैसे कमाना। अब सवाल आएगा कि फर ट्रेड से तो कितना ही पैसा कमा लेंगे। अगर हमें उसमें डिटेल में जाना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो लगेगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल अगर हमें मोटा मोटा समझना है तो $1 बिलियन तक फर ट्रेड से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो
लॉगिंग और फिशिंग उसकी वजह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते रहे। अब लॉगिंग का मतलब क्या है कि जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों को काटकर उसका व्यापार, और फॉर फिशिंग यानी कि मछलियों का व्यापार। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हमने यहाँ पर अभी तक कोई बिजनेस, कोई इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बदौलत ही कनाडा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता रहा था। अब बात करते हैं 20th सेंचुरी आते आते कनाडा ऑयल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर एक्सपोर्टर बन गया था। कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है अल्बर्टा, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल फील्ड प्रेजेंट थे, जिसकी बदौलत ऑयल एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो रहा था। और क्यूबेक के पास बहुत बड़े हाइड्रो डैम थे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि कनाडा की इकोनॉमी ज़्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट पे ही चल रही थी आफ्टर 20th सेंचुरी। ऐसा नहीं था कि उस कनाडा के पास कुछ फैक्ट्रियां या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थी, वो थी, मगर उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी का फोकस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो भी बिजनेसेस या फिर जो भी फैक्ट्रियां थी वो कनाडा का खुद का बिजनेस नहीं था। सदियों से देखें तो कनाडा यूएस इकोनॉमी के शैडो के अंदर ही काम कर रहा था, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज या फिर जितने भी प्लांट थे वो यूएस ऑपरेटेड बिजनेस थे, और उनका एक प्लांट या फिर उसकी एक ब्रांच के तौर पे यहाँ पर फैक्ट्रियाज काम कर रही थी। और शायद यही एक रीज़न है कि कनाडा की इकोनॉमी आज स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जितना हम बिजनेसेस के ऊपर फोकस नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं पाएंगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी जिस भी देश की, जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही उनकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और कनाडा के केस में उनकी इकोनॉमी आज तो सफ़र कर रही है, पर आने वाले 2030 तक वो सफ़र ही करती रहेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना है OECD का। अब जिन लोगों को नहीं पता OECD क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये OECD क्या है? तो एक 38 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है जिसमें यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज है। वो लोग एक दूसरे को ट्रेड में और इकोनॉमिकली सजेशन में एक दूसरे को मदद करते हैं। तो OECD ने अपनी प्रिडिक्शन में बताया है कि 2030 तक OECD के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसमें कनाडा की इकोनॉमी सबसे स्लो रहेगी। तो सवाल आएगा कि क्या कनाडा पहले से ही इतने क्राइसिस फेस कर रहा था? तो जी नहीं, कनाडा वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्री में से एक था, और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग माइग्रेट करने के लिए तैयार होते थे, एक्साइटेड रहते थे। तो अब ऐसा क्या होता है? और अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सवाल आएगा, तो भाई इस इकोनॉमी, इस प्रोडक्टिविटी, इन सब का हाउसिंग क्राइसिस से क्या लेना देना? तो इन सारी बातों में ही हमारा जवाब छुपा हुआ है। सब कुछ सही चल रहा था जब 2008 के अंदर जब वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तब वर्ल्ड बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था। पर्पस था कि लोग अपनी परचेसिंग पावर बढ़ा सके। तो कनाडा ने भी सेम किया, अपने जो इंटरेस्ट रेट थे उसको नियर टू जीरो, मतलब जीरो तक कर दिया था। उससे हुआ क्या? ज़्यादातर लोग लोन इजीली ले सकते थे, इंटरेस्ट ना के बराबर था। तो लोगों ने सारा का सारा पिछले 2 दशक से सारा का सारा अपना फोकस बाइंग ऑफ हाउस और रेंटिंग अ प्रॉपर्टी उसके ऊपर ही लगा दिया है। अब इससे अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो कैनेडियंस अपना टाइम, अपना समय, अपने पैसे बिजनेस के अंदर लगा रहे थे, उन्होंने सारा का सारा अपना फोकस रियल एस्टेट के अंदर कर दिया। ना सिर्फ यही, 2014 के बाद जब ऑयल की प्राइस में भी गिरावट आई, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि कनाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल का भी मेजर एक्सपोर्टर था, तो ऑयल इंडस्ट्री में गिरावट आने की वजह से रिटर्न ही ज़्यादा नहीं था, तो वो भी श्रिंक होती गई, यानी कि इन्वेस्टर ने अपने पैसे हटा लिए उसमें से। ना सिर्फ इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ने भी ऑयल इंडस्ट्री से मुंह मोड़ दिया, और अभी फिलहाल सब लोगों का सारा फोकस या स्टॉक के अंदर नहीं था,
कोई बिजनेस डेवलप के अंदर करने के लिए नहीं था। सब लोगों ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट यानी कि हाउसिंग के अंदर ही सारा पैसा लगाने लगे। अब होता क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और कैनेडियंस जो लोग थे उन्होंने सेफ रास्ता चुना हाउस खरीदने का। तो पॉपुलेशन बढ़ गई पर इकोनॉमी स्टैग्नेंट यानी कि वहीं की वहीं रह गई। जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, जितने ज़्यादा पैसे मार्केट में घूमते होंगे, उतनी ही इकोनॉमी ज़्यादा रहेगी। अब होता क्या है, जैसे जैसे हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती रहती है और उसी की वजह से जो आज अगर हम ग्राफ की बदौलत अगर कंपेयर करना चाहे तो जो घर 2010 में जिसकी प्राइस थी उससे 2 या 3 गुना प्राइस उसी घर की, उसी प्रॉपर्टी की हो चुकी है। मैं आशा करता हूं अब जाके आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आज कनाडा क्यों हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहा है। और अब हम हमारे पहले वाले सवाल पर वापस आते हैं कि 2024 में कनाडा आना कितना सही कितना गलत। अब तक आपने ये वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि क्यों जाए कनाडा, पर ऐसा नहीं है। आप अगर इसको दूसरे तरह से देखें कि जो इंसान अपना करियर, अपना फ्यूचर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड के अंदर बनाना चाहता है, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी अपने एक रिजोल्यूशन में बोला है कि उन्हें स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में तो इसका जवाब देना पॉसिबल ही नहीं है। हमें इसी तरह से, इसी अपॉर्चुनिटी को देख के अपना करियर या फिर अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। और हम ऐसे ही वीडियोस क्योंकि कनाडा के अंदर फिलहाल ग्रोसरी प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुकी है, आपने सुना होगा कि हेल्थ केयर के भी बहुत सारे क्राइसिस है, तो अब हम एक सीरीज में ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्त सबको शेयर कर दीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।